बोलिए असम के अभी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। सही है। बोलिए शर्मा है कि सोरेन? नहीं हेमंत शर्मा बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। बोले शहीद द्वीप का क्या नाम है? शहीद द्वीप का नील ठीक है, नील द्वीप है। और स्वराज द्वीप का? हैवलॉक। ठीक है, हैवलॉक। बोलिएगा जफरनामा का फारसी अनुवाद किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये केमे गुरु थे? कैसे 10वें गुरु थे? ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है गुरु गोविंद सिंह को? सच्चा बादशाह। ठीक है, सच्चा बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। बोलिएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह किए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। बोलिए बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ था किस गांव में हुआ था? बंदा बहादुर राजौरी। ठीक है, पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। बोलिए बंदा का उद्देश्य किस राज्य की स्थापना था? सिख राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, सिख। बोलिएगा अमरदास ने कितनी गद्दियों की स्थापना की और उसमें एक क्या नियुक्त किया? महंत किया, जो अभी तक चल रहा है। बोलिएगा बीवी के पति रामदास सिख के केमे गुरु थे? रामदास चौथे गुरु थे। अमरदास। बोलिए 5वें गुरु कौन थे? 7वें गुरु? और किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? हरकिशन की 8वें गुरु थे। ठीक है, हरकिशन की हो गई। केमे गुरु थे? 8वें गुरु थे। ठीक है, 8वें गुरु थे। बोलिएगा वारन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे थे? वारेन हेस्टिंग्स ठीक है, 1774 से लेके 1785 तक रहे थे। बोलिएगा बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किस गवर्नर ने शुरू की थी? वारेन हेस्टिंग्स से किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू खत्म करवाया। बोलिएगा लाहौर की संधि कब हुई थी? एकदम सही है, 9 मार्च 1846 में हुई थी। बोलिएगा महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री ठीक है फकीर अजीजुद्दीन थे। बोलिए मिसल एक प्रकार का क्या था? मिसल समान लोगों का संगठन। ठीक है, बोलिएगा मिसल किस भाषा का शब्द है? मिसल ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। बोलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके तहत समाप्त हो गई? हाँ? मद्रास की संधि के थ्रू समाप्त है। बोले क्या? ठीक है, मद्रास की संधि। बोलिएगा मद्रास की संधि कब हुई थी? 67 से 69 ठीक है, 1769 में हुई थी। बोलिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके तहत समाप्त हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई थी। बोलिएगा किसने जैकोबिन क्लब की का सदस्य बना था? ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? मैसूर का। ठीक है, मैसूर का शासक था। बोलिएगा 1887 में टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम बनाए थे। बोलिए गुरु का लंगर व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? गुरु नानक। ठीक है, अस्थाई बनाया था अंगद, दूसरा गुरु अंगद था ना। बोलिएगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। बोलिएगा बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किसकी हत्या कर दी? ठीक है, वजीर खां की हत्या कर दी थी। बोलिएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या कहलाता था? निवास स्थान आनंदपुर था। ठीक है, आनंदपुर साहिब था। और उनकी कार्यस्थली क्या थी? पावता है, पत्तोआ है, कथी है? पावता है। बोलिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। बोलिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? बोलिए औरंगजेब की माता का क्या नाम था?
औरंगजेब के माता आगे करे जगत गोसाई जगत गोसाई नहीं नहीं हमारा करे बेटा था रबिया दुर्रानी क्या है? उसकी बीवी बीवी, सॉरी बीवी ये बोल दीजिए, रबिया दुर्रानी। बोलिएगा महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे? तुकाराम नामदेव रामदास थे। रामदास बोलिएगा महाराष्ट्र के संत करम से बोलिएगा तो रामदास तुकाराम ये थे रामदास, अंतिम संत रामदास थे। और महाराष्ट्र पर करम से कौन कौन संत आए? बताइए। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ठीक है। बोलिएगा मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? शिवाजी ठीक है, शिवाजी को कहा जाता था। ठीक है। बोले शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? जीजाबाई। तो उसकी जीजाबाई माता थी उसकी, और उसकी पत्नी दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहते। बोले शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा। ठीक है, दादाजी कोंडदेव। बोले नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। बोलेगा फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये कहाँ का यात्री था? ठीक है, चीन का यात्री था। बोले सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। बोले सामवेद को क्या किस नाम से जाना जाता है? संगीत का जनक। ठीक है, संगीत वाला वेद कहा जाता है। चहुंद्रो किस नदी के किनारे बसी हुई है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। बोलिए लोथल किस राज्य में है? और किस नदी के किनारे बसी हुई है? ठीक है, भोगवा नदी के तट पर बसी हुई है। बोलिए धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। और बनवाली कहाँ स्थित है? बनवाली। बोलिए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनवाली से। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगन से। बोलिए कालीबंगन कहाँ स्थित है? बोलिए राजस्थान में सालों भर कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है। बोलिएगा लुप्त या विलीन हो जाते हैं। बोलिएगा रोपर की खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, यगदत्त शर्मा थे। बोलिए रोपर किस जिला किस राज्य में? पंजाब में। बोलिए कोट दीजी है ना, किस नदी के किनारे? बोलिए कुंभा का आधुनिक नाम? काबुल। कुंभा काबुल। ठीक है। बोलिए सदा नीरा का? बोलिएगा योग दर्शन के पतंजलि और न्याय के? सांख्य के? कपिल हो गए। और जैमिनी आपको हो गए पूर्व मीमांसा के जैमिनी। बोलिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह बोलिएगा। और तीसरा बोलिएगा तो? तीसरा अजितनाथ संभव। ठीक है, संभव घोड़ा है। बोलिएगा एक महिला थी जो जैन तीर्थंकर में प्रसिद्ध थी, क्या नाम था? चंदना। ठीक है, मल्लीनाथ होगा इसमें शायद नहीं है। 19 में थी मल्लीनाथ के मल्लीनाथ। कहा जाता है कि महिला। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, महिला ही थी। बोलिएगा जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया गया? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। शाक मतलब ये नीता, मतलब मुद्रा और में शाक नीति हो गया। बोलिएगा जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा। ठीक है, आत्मा की मान्यता थी। बोलिएगा सासुर मठ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एचपी में स्थित है। दर्पण है। दर्पण हो गया। बताएगा था निकोलो कांटी जो आया था किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कब आया था?
1420 में आया था। और निकोलो कांटी जो था ये किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। लेकिन जिनको नहीं याद होगा उनके लिए बताते हैं। कांटी का आकार जो होता है सीधा होता है ना, एकदम एक के आकार का होता है। सब इससे ध्यान रखेंगे, देवराय प्रथम हो जाएगा। दूसरी चीज, ई से याद रखना है, इटली का यात्री था। ठीक है, ई फॉर इटली हो जाएगा। ई कांटी निकालो का मतलब निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? ठीक है, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। और कांटी के ऊपर में देखते हुएगा एकदम जीरो आकार का रहता है, जिसपे ठोकते हैं। ठीक है, हथौड़ी हैमर से ठोकते हैं, जीरो आकार का। तो ध्यान रखिएगा 1420 में आया भी था। ठीक है, एक वर्ड से मतलब कि वर्ड याद करके 4 क्वेश्चन का आंसर है इसमें। ठीक है, तो निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में आया था। किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। इसके बाद आता है अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक जो है किस देश का यात्री था? ये फारस से आया था, यानी फारस का था। और भारत में जो आया था ये किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। यानी एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी याद मुस्लिम लोग होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। जैसे याद रखिएगा, जैसे हिंदू लोग हैं तो सेकेंड प्रायोरिटी मुस्लिम धर्म को दिया जाता है, जैसे है ना भारत में, तो सेकेंड प्रायोरिटी मुस्लिम धर्म को दिया जाता है, या फिर उसकी संख्या भी है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि जो अब्दुल रज्जाक मुस्लिम नाम भी है, तो ये जो है कौन किसके दरबार में आएगा? देवराय द्वितीय के दरबार में। ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, मतलब फर्स्ट सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था, जो कहाँ का यात्री था? फारस का यात्री था। अगला नुनीज आया था। नुनीज बोलते ही आ जाता है अच्युत राय। यदि जो लोग पढ़ रहे होंगे बार बार, तो नुनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। और इसके साथ, और नुनीज जो था ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। इसके साथ साथ डोमिंगो पायस आया है। डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था? ये भी पुर्तगाल का यात्री था। और डोमिंगो पायस जो आया था ये किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित था? तुलुब वंश से संबंधित। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कई बार बताया है कि कृष्णदेव राय एक महान शासक था जो विजयनगर साम्राज्य का, जो किस वंश के शासन काल में आया था? तुलुब वंश में। यानी कहने का मतलब कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक थे। ठीक है, और संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु, ये विजयनगर साम्राज्य का चारों वंश का क्रम होता है। ध्यान रखिएगा, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। ट्रिक की यदि बात करें तो सास तू आ, सास समझते हैं ना, सास तू आ, इससे मतलब स्व से हो जाएगा संगम, दूसरा स्व से सालुब, उसके बाद तू से तुलुब और आ से अराबिडु वंश। तो ध्यान रखिएगा, सास तू आ से संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। ट्रिक नहीं भी याद रखेंगे फिर भी याद रहेगा, कैसे? स्व से संगम, स्व से सालुब, यानी दोनों स्व एक साथ होगा। कन्फ्यूजन क्या होता है इसमें कि संगम के बाद लगता है किन्हीं को तुलुब होगा, फिर सालुब होगा, फिर अराबिडु होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले दोनों स्व वाला आएगा, यानी संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। 2-4 बार बोलिएगा, अपने भाषा में अपने याद हो जाएगा। अगला है बारबोसा जो है, ये किसके दरबार में आया था? ये भी कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। बारबोसा कहाँ का यात्री था? ये भी पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल का ही यात्री था बारबोसा। ठीक है, अगला बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान या फिर कर, टैक्स, उसी को बोला जाता है, जो कि भू राजस्व का कितना भाग हुआ करता था? 1/6 हुआ करता था। 1/6 हुआ करता था। ठीक है, अगला बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा बताइएगा। तो देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है, हम कई दिन बताए हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा की यदि बात करें, जैसे हून, पैगोडा आ गया ना, ये तो दोनों होता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा जो होगा वो पैगोडा हो जाएगा। और बहमनी बोलेंगे, देखिए बह बोलते हैं ना, तो बहमनी में हो आता है ना, इसे रिलेट करके ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य का मुद्रा जो हो जाएगा हून हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर का पैगोडा बहमनी साम्राज्य का हून हो जाएगा। अगला बताइएगा, राक्षसी तगरी या फिर तालीकोटा का युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है, या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ये कब हुआ था? ठीक है, हाँ 1565 होगा। फिर कंफ्यूजन इसमें भी होता है, 1565, 1665। तो 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच जो है पुरंदर का संधि हुआ था, इसको ध्यान रखना है 1665 में। और इसको याद कैसे रखेंगे, पुरंदर की संधि 2 है, एक 1776 में भी है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जो हुआ था 1665 में हुआ था। वहां पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन से दिख जाएगा, वो जिक्र दिख जाएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो शिवाजी के बारे में। और शिवाजी का सभी लोग को पता होगा जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और मृत्यु की बात करें 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुआ था। ठीक है, और इसी बीच में जो है शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 आ रहा है। तो ठीक है, युद्ध हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा,
और किस युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पतन हुआ था? यही राक्षसी तगरी या फिर मछीवाड़ा का युद्ध, या फिर इसे ही तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। एक गलती है, मछीवाड़ा नहीं होगा, राक्षसी तगरी बताते हैं, राक्षसी तगरी, तालीकोटा और एक बन्नी हट्टी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राक्षसी तगरी, तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी, ये तीनों एक है। और मछीवाड़ा जो बोलते हैं सरहिंद का युद्ध या फिर मछीवाड़ा का युद्ध जो 1555 में हुआ था, जो किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और जो है अफगान शासक बोले तो शेरशाह का बेटा जो था, शेरशाह सूरी का बेटा, उसका नाम क्या था? कोई नसीब खान? नहीं, नसीब खान नहीं है, शेरशाह के बेटा के समझ लीजिए ना कि 1555 में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं दोबारा पुनः जो है गद्दी को प्राप्त किया था। ये ध्यान रखना है, मछीवाड़ा का युद्ध या फिर जो है सरहिंद का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1555 में हुआ था। अगला बताइएगा, आराबीडू वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? आराबीडू वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आराबीडू वंश का राजधानी पेनुकोंडा हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन होंगे? तिरुमल हो जाएंगे। ठीक है, आराबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल और राजधानी पेनुकोंडा। अगला बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो है सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो है सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो वो कदाचार कहलाता था, कदाचार। बताइएगा अगला, वकील ए सल्तनत जो हुआ करता था, ये सल्तनत काल में बहमनी साम्राज्य में हुआ करता था, ये कौन सा विभाग था, किसके समान था? तो वकील ए सल्तनत की यदि बात करें तो दिल्ली के मालिक नायब के समान होता था, यानी दिल्ली के सुल्तान यानी मलिक नायब जो होता था उसके समान का पद होता था, जिसे वकील ए सुल्तान कहा जाता था। देखिए बीजापुर में जो है किस वंश का स्थापना हुआ था? देखिए बीजापुर आदिल शाही, ये इसमें बताना है कि जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके बाद जो है 5 वंश का स्थापना जो हुआ था, 5 पार्ट में बंट गया था, उसमें बात कर रहे हैं कि जब बीजापुर में जो है कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो आदिल शाही वंश का स्थापना हुआ था, जो किसके द्वारा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, बीजापुर में आदिल शाही वंश किसके द्वारा? तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। अगला बताइएगा, अहमदनगर में कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो अहमदनगर में निजाम शाही हो जाएगा। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का स्थापना हुआ था, जो कि किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो जो है मलिक अहमद के द्वारा हुआ था। अहमदनगर में मलिक अहमद के द्वारा निजाम शाही वंश का स्थापना हुआ था। इसके साथ साथ तीसरा वंश जो था बरार, ठीक है, जो बरार जगह था, बरार में जो है कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो बरार में इमाद शाही वंश का। और इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह। ध्यान रखिएगा, बरार में जो है कौन सा वंश था? इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसके बाद है चौथा जो है गोलकुंडा। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? गोलकुंडा में कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो बिल्कुल सही है, कुतुब शाही वंश हो जाएगा। कुतुब शाही, देखिए जो कुतुब शाही वंश का है कहाँ है? तो गोलकुंडा में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ठीक है, कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापना किया गया था। ये 4 हो चुका है। और 5वां वंश जो है, देखिए एक बार में याद नहीं होगा, जिन्हें याद नहीं है घबराइएगा नहीं, बार बार सुनिएगा, अपने आप याद होगा। ठीक है, 5वां है बीदर। और बीदर में कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? तो बरीद शाही वंश। बीदर से ही रिलेट करके याद रखेंगे, बरीद शाही वंश का स्थापना। और किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा, जो कि ये 5वां वंश था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। इसके बाद जो है दूसरा था अहमदनगर। अहमदनगर में कौन सा वंश था? तो निजाम शाही वंश था अहमदनगर में। और इसके संस्थापक कौन थे? हम बोले अहमदनगर में मलिक अहमद, जैसे हम बोलते हैं ना कि अहमदनगर, तो ध्यान रखिएगा इसमें निजाम शाही वंश था। और इसके संस्थापक जो थे मलिक अहमद थे। अहमदनगर रिलेट करके रखना है हमें, एक एक करके देखिएगा तो आ जाएगा। मलिक अहमद, अहमदनगर में जो है अहमद शाही वंश। अगला निजाम शाही वंश, सॉरी। दूसरा है बरार में, तीसरा बरार में कौन सा वंश था? इमाद शाही। बरार में हो जाएगा इमाद शाही वंश। और इसके संस्थापक इमाद शाह में ही, इसके नाम में ही छुपा हुआ है फतेह उल्लाह इमाद शाह। ठीक है, फतेह उल्लाह इमाद शाह बरार में हो जाएगा। चौथा जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा में कौन सा हो जाएगा? तो कुतुब शाही वंश हो जाएगा, जिसके संस्थापक 2 बार पढ़िएगा घर से, घर पे खुद याद हो जाएगा वो। अगला बताइएगा,
कश्मीर को जो है, कश्मीर में एक हिंदू राज्य की स्थापना करने का, स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुहादेव को दिया जाता है, जो कब किया था? 1301 में किया था। ध्यान रखिएगा 1301 में। अगला है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? अटाला देवी मस्जिद, हाँ, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम सरकी के द्वारा किया गया था। और ये अटाला देवी मस्जिद है कहाँ? तो जौनपुर में हो जाएगा। जौनपुर उत्तर प्रदेश में ही है। और भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को ही कहा जाता है। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर, यानी वही एमबीटी का जो बचपन का जो नाम था जौनक था, उसी के याद में बनाया था। जौनपुर शहर का स्थापना किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अगला बताएगा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो किया गया था कब किया गया था? 1408। ठीक है, 1408 सही होगा, 1408 में ही किया गया था। अगला है, और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी मस्जिद का मंदिर को, यानी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था ये पूछा जाता है कि अटाला देवी तो पहले मस्जिद था, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? इब्राहिम सरकी के द्वारा। और उसको तोड़ के जो है मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा? तो विजय चंद्र के द्वारा बनाया गया था। गढ़वाल के शासक विजय चंद्र, कन्नौज के शासक विजय चंद्र थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। अगला बताइएगा, महाभारत एवं राजतरंगिणी को जो है फारसी में अनुवाद करवाने का काम किसके द्वारा करवाया गया था? जैनुल आबदीन के द्वारा करवाया गया था। जैनुल आबदीन के द्वारा। ये कश्मीर का जो है अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को ही कहा जाता है। और जैनुल आबदीन जो था ये बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें जो है महाभारत एवं राजतरंगिणी का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था, किया नहीं था, ये ध्यान रखना है। अगला बताइएगा, जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किस शासक के द्वारा मिलाया गया था? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा मिलाया गया था। बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। इनका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, मिलाया था। अगला बताएगा, बंगाल जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन था इसको एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से। एक पहला था लखनौती, जो उत्तर बंगाल था। दूसरा सोनारगांव था, जो कि पूर्वी बंगाल था। और तीसरा सतगांव था, जो दक्षिण बंगाल था। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। पहला की बात की है लखनौती, दूसरा जो है सोनारगांव, और तीसरा सतगांव हो जाएगा, जो दक्षिण बंगाल में था। अगला है बताएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जो है अपनी राजधानी को जो है पांडुआ से कहाँ स्थानांतरित किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, जो ये स्वतंत्र बंगाल के शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिसके द्वारा जो है बंगाल की राजधानी को पांडुआ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो बंगाल का जो पुराना नाम है गौर, तो गौर को स्थानांतरित किया था। ये ध्यान रखेगा, बंगाल का पुराना नाम क्या था? गौर था। बताएगा, जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो है कब किया गया था? 1326-27 होगा ना? ठीक है, 1326-27 दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि सबसे पहले यही किया था, जो कि असफल हो गया था। दूसरा की बात करें तो 26-27 में ही राजधानी को परिवर्तित किया था। जो राजधानी को जो है कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था ये बताना है। दिल्ली से देवगिरी बोलते हैं, और उसी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली से देवगिरी, और राजधानी परिवर्तित किया। और इसके साथ साथ जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329, ठीक है, 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है, जो किसके द्वारा किया गया है? एमबीटी के द्वारा ही किया गया है। और खुरासान एवं कराचील का अभियान किस व्यक्ति से संबंधित अभियान है? खुरासान एवं कराचील का अभियान जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से ही है संबंधित। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला जो है बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किस साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? हरि विजय सूरी नहीं, देखिए इसी में जिन प्रभु सूरी हो जाएगा। हरि विजय सूरी का संबंध मुगल काल से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिन प्रभु सूरी जो है ये जैन धर्म के साधु थे, और इन्हें अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। जी,
बताएगा किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? जियाउद्दीन बर्न। फिर गलत हो गया। हम कितना दिन बताए हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था कि उसे लोगों से, ठीक है, और लोगों को उससे मुक्ति मिली है? किसके द्वारा कहा गया था? बदायूनी के द्वारा कहा गया था। बदायूनी के द्वारा कितना बार बताए हैं कि बदायूनी के द्वारा कहा गया था। और अकबर को जो है इस्लाम विरोधी बदायूनी के द्वारा ही कहा गया था। इस्लाम विरोधी बदायूनी के द्वारा ही कहा गया था अकबर को। बताएगा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब कहाँ से आएगा? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो बस यही होता है, एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, पता रहता है, पहला ऑप्शन दिख गया औरंगजेब, टिक करके निकल गए। फिर एग्जाम मन में रहता है कि चलो सही करके आ गए हैं, बाद में पता चलता है, ठीक। इसलिए आराम से सोच के बोलिए। दिल्ली सल्तनत का एक मात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, जो कि फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। पहली बार कहाँ पे हुआ था? पहली बार ठट्टा में हुआ था। ठट्टा में हुआ था। और दूसरी बार कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कितना? 1300। जब ईस्वी बोलते हैं तो कंफर्म नहीं रही तो नहीं बोलिए, हम बताते हैं आपको। देखिए दिल्ली सल्तनत में जो है तीसरा वंश तुगलक वंश, और तुगलक वंश की बात यदि करें तो जो कि 1320 से लेके 1414 तक चला है, घिसते फिरते चला है। बट 1398 में जो है तैमूर लंग के आक्रमण के कारण जो है वहीं पर समाप्त हो गया था। बट ये ध्यान रखना है कि 1320 से लेके 1325 तक जो कि दिल्ली, ये जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 तक रहे हैं। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई है। जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है पहला शासक जिसके द्वारा जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो पहली बार नहरों का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। दूसरी बात, अगला जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि आगे चल के जो है नहरों का जाल बिछाने का काम किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहा गया है। अब है ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुआ। इसके बाद गद्दी पे बैठे कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठे 1325 से लेके 1351 तक, ठीक है। 1325 से लेके 1351 तक कौन रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं। और ये ध्यान भी रिलेट करके रखिएगा, 1325 में बैठे हैं, एक साल जस्ट बाद 26-27 में क्या किया है? राजधानी परिवर्तन, ठीक है। कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 26-27 में ही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 29-30 में। यह ध्यान रखना है, 25 में बैठे हैं, 5 साल के अंदर सब कुछ जो भी था उसके बाद पता चल गया। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक की यदि बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएंगे। सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। इसके बाद आगे आता है कि 1350 तक जो चलता है, 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि कहाँ होती है? ठट्टा के पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वहीं पर जो है राज्याभिषेक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार करवाया जाता है। और जो कि राजधानी दिल्ली सल्तनत का दिल्ली था, तो दूसरी बार जो है दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है, 1351 में। और 1351 से लेके कहाँ तक चलता है फिरोज शाह तुगलक? तो 1378 बताते हैं, 1378 तक चलता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1378 तक, जो कि 37 साल का पीरियड है। और पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासक में दूसरा स्थान आता है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान बता दे रहे हैं, दूसरा स्थान पे आते हैं जो कि ये 37 साल है, 1 साल ज्यादा है, 38 साल के हैं, जो कि आप लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, जो कि आप सभी को पता है बहलोल लोधी के द्वारा जो है, यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी वंश का स्थापना किया कब था? तो 1451 में। 1451 आप जानते हैं, इस बीच में जो है तुगलक वंश और बीच की आगे जो है सैयद वंश आता है, जिसका स्थापना 1414 में होता है। 1414 से लेके 1451 तक रहता है सैयद वंश। और सैयद के बाद लोधी 1451 से 1526 तक। इस बीच में जो होता है लोधी वंश के संस्थापक जो बहलोल लोधी होते हैं, 1451 से लेके 1479 तक गद्दे पे रहते हैं। याद कैसे रखना है देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1378 तक, और बहलोल लोधी जो है 1451 से लेके 1479। दूसरा वंश की यदि बात करें खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा वंश की बात करें तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। चौथा वंश की बात करें सैयद वंश जो कि 1414 से लेके 1451 तक। पांचवा वंश की बात करें तो लोधी वंश हो जाएगा, जो 1451 से लेके 1526 तक। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये पूछ देता है मैचिंग टेस्ट में। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें
थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। अगला जो है बताइएगा, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम हो जाएंगे गंग वंश के संस्थापक। और जो है ठीक है, और जो है अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है? अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक किसे बताया गया है? तो कोंकणी बर्मन को बताया गया है, ठीक है। कोंकणी बर्मा को जो है अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक बनाया गया। बट गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम हो जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? अभिलेखों के अनुसार कोंकणी बर्मा, कोंकणी बर्मा को अभिलेखों के अनुसार प्रथम शासक। अगला है काकतीय वंश, और काकतीय वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बीटा प्रथम हो जाएंगे, काकतीय वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ था? अमकोंडा हो जाएगा, ठीक है। अमकोंड हो जाएगा, अमकोंड, ठीक है। अमकोंड, अमकोंड, इसको याद करने के लिए हम लोग अमकोंडा अमकोंडा करके याद रखे हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। काकतीय वंश के संस्थापक कौन होंगे? बीटा प्रथम, इसकी राजधानी अमकोंडा। एग्जाम में आपको टिक करना है, याद रखना। अमकोंड बोलने में थोड़ा सा लगता है, अमकोंडा बोल लीजिएगा, आसानी से लगेगा कि याद है, ठीक है। अगला बताइएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन होंगे? गोपाल होंगे। और पाल वंश की राजधानी कहाँ था? जो कि बिहार में ही मुंगेर था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और इसकी राजधानी मुंगेर। और गोपाल के द्वारा एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय होगा, ध्यान रखिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना आप लोग बताइएगा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और इसके साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बता दीजिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। एक बच गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिए। 820 में हुआ था। जो कि 4 विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, चारों को एक बार बता दिए। फिर से सुन लीजिएगा, धर्मपाल के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का गोपाल के द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त शासक था। और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था, जो कि लुसेंट में जनरली नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा, बताइएगा धर्मपाल को जो है उत्तरापथ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? धर्मपाल को उत्तरापथ की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि कर लीजिएगा, जो कि ये गुजराती कवि थे सोट्ठल, ठीक है। हाँ, गुजराती कवि सोट्ठल के द्वारा जो है धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देख रहे हैं, हम जानते हैं इसमें यही होता है कि इसके वंश के संस्थापक से ज्यादा इसकी राजधानी याद रहता है, ठीक है। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन होंगे। और इसकी राजधानी की यदि बात करें तो द्वार समुद्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बताइएगा दंती दुर्ग, और इसकी राजधानी मान्यखेट हो जाएगा, मान्यखेट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अमोघ वर्ष जो था ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ही थे, जो किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आदि पुराण की रचना किसके द्वारा किया गया था? जिनसेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हो जाएंगे, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हो जाएंगे, ठीक है। देखा फेरेल का नियम जो है किससे संबंधित है? पावनों की दिशा से। हाँ, ठीक है, हवा की दिशा से संबंधित है, ठीक है। अगला बताएगा फोबोस एवं डोमोस जो है किसका उपग्रह है? तो मंगल का। मंगल का कितना उपग्रह? 2 ठीक है। इसके बाद बताएगा पृथ्वी से जो है सबसे नजदीक के 2 ग्रह बताना है। मंगल है। देखिए एक क्रम में याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह के रूप में 4 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये ध्यान रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बुध कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे?
पृथ्वी तो बीच में यहाँ पे आएगा, तो इससे पहले शुक्र आता है, बाद में मंगल आता है। तो ये ध्यान रखें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पार्थिव ग्रह है, जो कि स्टार्टिंग का है, जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। एक बाह्य ग्रह होता है, बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखिएगा, 4 करके याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें बताइएगा बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0 हो जाएगा। बुध के साथ साथ एक और उपग्रह है जिसका 0, तो बुध और शुक्र दोनों का उपग्रहों की संख्या 0 हो जाएगी। अगला है बुध के बाद शुक्र का उपग्रह, सॉरी बुध शुक्र पृथ्वी का बताइएगा। पृथ्वी का तो 1 होगा जो कि चंद्रमा हो जाएगा। दूसरी बात, पृथ्वी के बाद जो हो जाएगा मंगल, मंगल का 2 हो जाएगा। मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। अब बृहस्पति का बताइएगा, जो कि 79, बृहस्पति का 79 ही है, और शनि का 82 है। बृहस्पति का 92 हो गया ना, 92। अभी बृहस्पति का 82 है, बृहस्पति की 92 है, शनि का 83 हो गया है। 2 दिन पहले हुआ हो सकता है, तो नया जो है वो जान लीजिए, ठीक है। बृहस्पति का 92 और शनि का 83, ठीक है, कर लीजिए। शनि का 83 यानी शनि का पहले 82 ही था और बृहस्पति का पहले 79 ही था, ठीक है। तो ये बढ़ के जो है शनि जो है 1 बढ़ गया यानी 83 हो गया, और बृहस्पति जो है 92 हो गया, वो 13 बढ़ गया यानी 92 हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जो है बचा कौन, अरुण, अरुण, वरुण। अरुण का उपग्रहों की संख्या कितना, तो अरुण का 27 हो जाएगा और वरुण का 14। तो एक साथ सभी का जो है उपग्रह ध्यान रखिएगा, अरुण का हो जाएगा 27, वरुण का 14। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे 13 लिखा हुआ रहता है, कहीं पे 15 लिखा हुआ रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, वरुण। अगला बताइएगा ध्वनि प्रबलता का मात्रक क्या है, ध्वनि प्रबलता का डेसिबल ही होगा, ठीक है, ध्वनि तीव्रता ही बोलते हैं। अगला रेडियो एक्टिविटी में जो है बीटा किरणें पे कैसा आवेश होता है, बीटा पे रिंग आवेश होता है, ठीक है। अगला बताएगा द्रव का अनुभार बढ़ने से जो है उसके श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्यानता बढ़ेगा, बिल्कुल सही। अगला है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो होगा एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज। अगला बताइएगा भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है ये कब होता है, तो भारत के जून के प्रथम सप्ताह में होता है, ध्यान रखिएगा, जून जुलाई नहीं बोलना है, जून के प्रथम सप्ताह में आगमन होता है, जो कहाँ में होता है, तो केरल में होता है, ठीक है। अगला है कौन सा जीव जो है पोषण की मृत जीविका विधि पर निर्भर होता है, तो एगेरिक्स नाम है उस जीव का, जो कि जो है जीव जो है मृत जीविका विधि पर निर्भर करता है, एगेरिक्स। अगला है भारत में जो है किस प्रकार का रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है, सभी लोग को पता है, नाइट्रोजनी उर्वरक का, और नाइट्रोजन यूरिया में जो है कितना % होता है, 46% होता है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ठीक है, 78 हो जाएगा। अगला बताइएगा बाघ प्रोजेक्ट यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973, और लाइन प्रोजेक्ट 72 हो जाएगा, लाइन 72, टाइगर 73, हाँ लाइन शेर 72, और हाथी परियोजना 1992 हो जाए, 1992 हो जाएगा, और मगरमच्छ 2006, ठीक है, और गेंडा 1987, गेंडा 87, ठीक है, बोलने में भी लग क्या, हाँ मगरमच्छ, हाँ, और रेड पांडा 96, हाथी परियोजना 1992। ये बहुत एग्जाम में पूछा, बार बार ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, हाथी परियोजना 1992, ठीक है। रेड पांडा 96, एक मिरिग हिरण वाला है वो 1975, हाँ शायद वे नहीं बोलिए, ठीक है। देख एक बार यदि दिख जाता है तो लग जाता है, ठीक है, शायद वाला चीज नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है यही शायद आप 75 बोले, अगला बार एग्जाम में आएगा, भले ही उनको सही आंसर याद है लेकिन ध्यान आएगा कि कोई बोले थे 75, ठीक है, शायद वाला नहीं जाना है। 2009 हिम तेंदुआ है, ठीक है। सुनिए आगे ज्यादा नहीं जाना है, 5-6 हो गया, काफी है, ठीक है। अगला बताइएगा स्वतंत्रता के पश्चात जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। अगला बताइएगा कृत कल्पत्रु के लेखक जो थे लक्ष्मीधर भट्ट, ध्यान रखिएगा, कृत कल्पत्रु पुस्तक है जिसके लेखक लक्ष्मीधर भट्ट है, जो किसके दरबार में रहा करते थे, यानी किसके दरबार के मंत्री थे ये, तो गोविंद चंद्र गहरवाल के जो है ये मंत्री थे,
जिसके द्वारा जो है कृत कल्पतरु के लिखा गया था। लेखक की बात बताए लक्ष्मीधर भट्ट। अगला बताएगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी कैलाश मंदिर था जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला मौर्य काल में जो है मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? शुल्काध्यक्ष कहा जाता है। बिल्कुल सही है। मौर्य काल में जो है सीधा ऐसे देख लीजिएगा ना, एक दो बार पढ़िएगा याद रहेगा, थोड़ा रिलेट करते जाना है कि मौर्य काल में मार्ग कर जो वसूलता था, यानी समझिए कर वसूलता, या इसका मतलब शुल्क वसूलता था, यानी टैक्स वसूलता था, इसे याद रखिएगा। और उसके अध्यक्ष यानी शुल्काध्यक्ष कहा जाता था इसे। अगला मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? सिंधु नदी के तट पर हुई है। और चंद्रहुदड़ो की खुदाई जो है सिंधु नदी के तट पे ही हुआ है। ठीक है। अगला है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, ये जो है कौन सा? तो मेवाड़ पर अधिपत्य था, यानी मेवाड़ पर जो अधिकार करना जो अकबर से नहीं हो पाया था, जो कि किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा किया गया था 1615 में। अगला है कि किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री हुआ करता था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के काल में हो जाएगा, अष्टप्रधान शिवाजी। और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय हो जाएगा। नवरत्न दो शासक के दरबार में था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, और एक अकबर जिसके दरबार में नवरत्न रहा करता है। विक्रमादित्य की टोटल संख्या कितना है? 14 है विक्रमादित्य। तो ऐसे देख लीजिए कि ये जो है शक संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कनिष्क के द्वारा। कब? 78। और विक्रम संवत 57। ध्यान रखिए 57, ध्यान रखिएगा 57 BC में किया गया था, जो किसके द्वारा? ये विक्रमादित्य के ही द्वारा। ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से विक्रमादित्य है। ठीक है। ये SI मेंस में इससे पिछले बार में 2446 वाला में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शन में था विक्रमादित्य करके, क्या बोलिए? 58 BC। देखिए अगर 58 BC यदि आप ही कहते तो अभी आप बताइएगा शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना बचा? इसमें बोलने में 135 कर दिए। आप बताइए 78 और 58 136 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 57 BC सही आंसर है। ठीक। अब दे रहा है, अब बुक में दे रहा है, अपडेट कर रहा है। पहले 58 था। हाँ अब हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत 57 हो जाएगा, शक संवत 78 हो जाएगा, और हिजरी संवत 622। ठीक है। अगला बताएगा किस राजा के शासन काल में हो गया? मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र जो है साइबेरियाई सारस का चित्रण जो है किसके द्वारा? तो उस्ताद मंसूर के द्वारा किया गया था। गोदरेज में ऊपर में है। अगला बताएगा जालिम हुमायूं के नाम से जो विख्यात प्रसिद्ध शासक था, ये किस वंश का शासक था? बहमानी वंश के शासक थे, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो 1916 का लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण मजमूदार, शॉर्ट में AC मजमूदार, ध्यान रखिएगा। और नहीं भी याद हो तो याद करने का एक तरीका बताते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत पॉपुलर है। इसलिए पॉपुलर है क्योंकि सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ गया था गर्म दल और नरम दल में, उसमें एक हुआ था। और मिलाने का काम कौन कर सकता है? तो अंबिका, समझ लीजिए दुर्गा जी का दूसरा नाम है अंबिका, ध्यान है ना? ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अंबिका चरण मजमूदार, पूरा नहीं, अंबिका तो कम से कम ध्यान रख सकते हैं। तो मिलाने का काम भगवान ही करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजमूदार, शॉर्ट में AC मजमूदार। ठीक है। और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग का भी समझौता, मुस्लिम लीग भी एक ही मंच पे आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति आगा खां हो जाएंगे। अ से अध्यक्ष, अ से आगा खां, सौ से संस्थापक, सौ से सलीमुल्लाह, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे आगा खां सलीमुल्लाह दोनों देता था, लेकिन आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो सलीमुल्लाह को संस्थापक बताया और आगा खां को अध्यक्षता कर पहले। अगला बताइएगा 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। अगला है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो रास बिहारी घोष। जिन्हें याद ना हो ध्यान रखिएगा, रास रचाने का काम किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है। यानी विभाजन जो हुआ था 1907 और 8 दोनों की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया था। और 1908 का अधिवेशन भी इंपोर्टेंट इसलिए है कि कांग्रेस का संविधान का निर्माण 1908 में ही हुआ था। ठीक है। और मुस्लिम लीग का संविधान लागू 1907 में ही हुआ था, एक साल पहले। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में, कांग्रेस का संविधान 1908 में। अगला बताइएगा
इटली मंत्रिमंडल द्वारा जो है 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ये जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय था ये? 3 सदस्यीय। इसमें कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और बोलिए स्टेफोर्ड क्रिप्स। ध्यान रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? पैथिक लॉरेंस। अगला है, बताइएगा बम्बई त्रिमूर्ति में शामिल कौन कौन व्यक्ति थे? तैयब जी तेलंग और तैयब, ठीक है। हाँ देखिए, तैयब जी हो जाए, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बुक में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, जो कि गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तैयब तेलंग और फिर जो है फिरोज शाह मेहता, तैयब तेलंग फिरोज शाह मेहता। अगला बताइए, मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और मुस्लिम लीग के द्वारा ही जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था, जो कि कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस। ठीक है, और क्यों मनाया था ये भी याद होगा। तो कांग्रेस जो है, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र, ये जो है पहली बार जो है चुनाव जो हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था, 37 में हुआ था। और उस चुनाव में टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस जो है टोटल 6 प्रांत में अपना सरकार बनाया था, 2 जगह से बहुमत करके सरकार बनाया था। टोटल 8 जगह था, 3 जगह जो था अन्य में मुस्लिम लीग वगैरह आ जाते हैं। तो टोटल 8 जगह पे जो है किसका सरकार था? कांग्रेस का सरकार था। और ऐसा हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार का घोषणा कब हो गया है? 1939 से 1945 तक रहा है। तो 1939 में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा कर दिया है कि भारतीय भी इस युद्ध में हमारे साथ है, जिस वजह से जो है कांग्रेस के द्वारा एक ही बार एकाएक इस्तीफा दे दिया गया। जो वो डेट था 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस इस्तीफा दिया। और कांग्रेस यदि इस्तीफा देगा तो दूसरा पार्टी ही मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग में खुशी तो होगा ही, चलो अब मुक्ति मिला। ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा जो है 8 सभी प्रांतों से जो है इस्तीफा देने के कारण जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। किस दिन को? 22 दिसंबर 1939। तो थोड़ा कहानी के टर्म में याद रखिएगा, परमानेंट रहेगा। अगला बताएगा, यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था? तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कब किए थे? पहले 1927 में किए थे, 1927 में किए थे। ठीक है, इसके साथ साथ बताएगा, आचार्य JV कृपलानी ने के जो है कांग्रेस अध्यक्ष होने में के समय जो है यानी कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो भारत आजाद हुआ था। ऐसे कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र आजादी के समय जो है भारत के जो है यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी हो जाएंगे आचार्य। छोड़ दीजिए आज यहीं तक।